हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से खंड क मूल्यांकन से संबंधित तथ्यों को जानेंगे। हमने इस सेक्शन से भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, बाबू गुलाब राय, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित तथ्यों को जान लिया था। आज के इस वीडियो में हम सुमित्रानंदन पंत से संबंधित तथ्यों को जानेंगे और इसके बाद और भी कई रचनाकार हैं और कोशिश करेंगे हम जल्द ही इस सेक्शन को कंप्लीट कर दें। फिलहाल हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, यानी सुमित्रानंदन पंत से संबंधित तथ्यों को हम जानते हैं। सुमित्रानंदन पंत। पहला तथ्य है, पंत जी जन्मजात कवि हैं। जैसे निसर्ग ने कविता की मूर्ति गढ़ते गढ़ते पंत जी की सृष्टि कर दी हो। गद्य उन्होंने बहुत कम लिखा है। उनका गद्य साहित्य प्रायः उनकी काव्य कृतियों की भूमिका बनकर आया है। एक प्रकार से अपने काव्य की मूल चेतना को स्पष्ट करने के लिए ही उन्हें गद्य लिखना पड़ा है। इसलिए उनका विचारात्मक और चिंतन प्रधान गद्य भी काव्य की भावभूमि पर प्रतिष्ठित है। पंत जी ने गद्य की कुछ अन्य विधाओं यानी नाटक, कहानी, संस्मरण, आत्मकथा आदि को लेकर भी स्फुट प्रयोग किए हैं। ये प्रयोग महत्वपूर्ण है। आपका नाटक है ज्योत्सना, प्रकाशन वर्ष 1934, आधुनिक हिंदी साहित्य में रहस्यात्मक प्रतीक कल्पना का श्रेष्ठ उदाहरण है। पंत जी स्वप्नदर्शी कवि हैं। उन्होंने ज्योत्सना में सौंदर्य का नूतन आलोक और चेतना का अभिनव तारल्य संश्लिष्ट करके उसे संध्या और इंदु की प्रेरणा एवं पवन और सुरभि की सहायता से इस भूतल पर अवतरित किया है। अगला है, पंत जी की यह प्रतीकात्मक नाट्य कला उनके रजत शिखर 1951 प्रकाशन वर्ष और शिल्पी 1952 प्रकाशन वर्ष जैसे काव्य रूपकों में और अधिक विकसित हुई है। अगला है, रजत शिखर मनुष्य की अंतःचेतना का शुभ प्रतीक है। इसमें विभिन्न पात्रों के माध्यम से मानव के दुखों के मूल कारणों पर विचार किया गया है और उनके निराकरण के लिए मार्क्स, फ्राइड और अरविंद दर्शन की मान्यताओं के आधार पर तर्क वितर्क प्रस्तुत करते हुए अंततः उद्धव चेतना के सिद्धांत का समर्थन किया गया है। अगला है, शिल्पी के 3 काव्य रूपकों में भी विश्व संघर्ष को व्यक्त करते हुए नवीन चेतना को मूर्त किया गया है। पंत जी की ज्योत्सना पर मैटरलिंग के द ब्लू वर्ड का प्रभाव लक्षित किया गया है। यह प्रभाव प्रतीकात्मक शिल्प विधान के लिए प्रेरणा रूप में भले ही ग्रहण किया गया हो, किंतु यह प्रकट है कि नाटक का कथ्य पंत जी का अपना है। पंत जी ने कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं। उनकी कहानियों का एक संग्रह है 5 कहानियाँ नाम से 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह वह समय था जब पंत जी युगांत समाप्त करके युगवानी की ओर उन्मुख हुए थे। स्वाभाविक था कि वे मानव के सामान्य जीवन, उसके सुख दुख, राग विराग के प्रति आकृष्ट हों। पंत जी की कहानियों में भी उनके चित्त की आर्द्रता ही लक्षित होती है। अगला है, 60 वर्ष एक रेखांकन, प्रकाशन वर्ष 1960। इसमें पंत जी ने अपने जीवन के 60 वर्षों के स्मृति संदर्भों को रेखांकित किया है। यह रेखांकन उनके जीवन के आंतरिक संघर्षों को समझने और उनके व्यक्तित्व के संयम को परखने में आधार बन सकता है। अगला है, छायावाद पुनर्मूल्यांकन, 1966 प्रकाशन वर्ष। प्रस्तुत करके आपने छायावाद युग से लेकर अब तक की कविता को एक ही मानवीय चेतना के विविध आयामों के रूप में देखा है। इस प्रकार पंत जी आलोचना की दिशा में भी प्रवृत्त हुए हैं। इन सभी गद्यविधाओं की सर्जना के केंद्र में पंत जी का संवेदनशील कवि व्यक्तित्व लक्षित किया जा सकता है। उपशीर्षक है, प्रेरणा और प्रभाव। पंत जी के गद्य साहित्य का प्राणतत्व तो उनका चिंतन है। यह चिंतन उन आधुनिक युग की कई विभूतियों के प्रभाव और प्रेरणा से पुष्ट हुआ है। पंत जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उनके चिंतन धारा क्रमशः कवींद्र रविंद्र, विवेकानंद, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स और योगीराज अरविंद से प्रभावित हुई है। उत्तरा की भूमिका में वे लिखते हैं, मैं अपने युग विशेषतः देश की प्रायः सभी महान विभूतियों से किसी न किसी रूप में प्रभावित हुआ हूँ। वीणा पल्लव काल में मुझ पर कवींद्र रविंद्र तथा स्वामी विवेकानंद का प्रभाव रहा है। युगांत और बाद की रचनाओं में महात्मा जी के व्यक्तित्व तथा मार्क्स के दर्शन का, किंतु इन सब में जो एक परिपूर्ण एवं संतुलित अंतर्दृष्टि का अभाव खटकता था, उसकी पूर्ति मुझे श्री अरविंद के जीवन दर्शन से मिली और इस अंतर्दृष्टि को मैं इस विश्व संक्रांति काल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और अमूल्य समझता हूँ। उत्तरा की भूमिका में यह तथ्य उद्घाटित है। उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि पंत जी अपने युग की हर महान विभूति के विचारों को परखते हुए आगे बढ़ते रहे हैं और अंततः योगीराज अरविंद के दर्शन में उन्हें पूर्ण जीवन दर्शन की उपलब्धि हुई है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रभाव उनका विवेकानंद का भी रहा है, महात्मा गांधी का भी रहा है, मार्क्स का भी रहा है और कवींद्र रविंद्र यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर का भी रहा है। इस रूप में देखें तो अंत में जाकर वो अरविंद दर्शन से प्रभावित होते हुए दिखाई देते हैं।
जिन ग्रंथों ने पंत जी की रचना दृष्टि को प्रभावित किया उनका उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं, इस युग में जो ग्रंथ मेरे लिए सबसे प्रेरणापद तथा सहायक प्रमाणित हुए उनमें मैं गीता, उपनिषद ग्रंथ तथा बाइबल का सर्वोपरि स्थान मानता हूँ। प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि पंत जी किन किन ग्रंथों से प्रभावित थे, तो उनमें गीता है, उपनिषद है और बाइबल है। उपनिषदों ने मुझे नित्य शुद्ध मुक्त चैतन्य का स्पर्श दिया है, वहाँ बाइबल ने उस चैतन्य के मानवीय पक्ष, दिव्य प्रेम तथा लोक सेवा का महत्व मेरे मन में अंकित किया है। अगला है, काव्य ग्रंथों के प्रभाव की चर्चा करते हुए वे कहते हैं, कालिदास की कृतियों ने और विशेषकर रघुवंश और कुमार संभव ने गंगा यमुना की धाराओं की तरह मेरे किशोर मन की उर्वर भूमि में प्रवाहित होकर उसे संचित तथा विकसित किया। कालिदास की सौंदर्य दृष्टि जिस ताजगी, जिस टकटकेपन, जिस नवनवता तथा जिस अजेय सम्मोहन का क्षितिज मन की आंखों में खोल देती है, वह अपने में एक महार्घ सृष्टि है जो किसी भी कलाप्राण हृदय के लिए एक चिरंतन वरदान सी प्रमाणित होती है। यही सौंदर्य बोध का स्वप्न मुझे कविंद्र रविंद्र की कल्पना एवं काव्यकृतियों में मिला, जिसने मेरे तरुण हृदय को प्रेम, आनंद तथा सौंदर्य के स्पर्श से भाव विभोर कर दिया। पीछे सौंदर्य बोध का यह स्वप्न मेरे भीतर 19वीं सदी की अंग्रेजी कवियों, विशेषकर शेली, किट्स, वर्ड्सवर्थ आदि कवियों के अध्ययन से पोषित तथा विकसित हुआ है। उपर्युक्त आत्मस्वीकृतियों से स्पष्ट है कि पंत जी ने आध्यात्मिक, धार्मिक ग्रंथों, महान विचारकों एवं धर्म साधकों तथा कालजयी काव्यकृतियों सभी से प्रेरणा और प्रभाव ग्रहण किया था। अगला उपशीर्षक है, समन्वयशील प्रवृत्ति। पंत जी की प्रवृत्ति समन्वयशील है और उन्हें हर विचारधारा में मानव कल्याण का कोई ना कोई तत्व मिल जाता है। उन्होंने अपनी समन्वयशील प्रवृत्ति का परिचय मार्क्सवाद और भारतीय आदर्शवादी जीवन दृष्टि के सामंजस्य के माध्यम से दिया है। वे कहते हैं, संक्षेप में मैंने मार्क्सवाद के लोक संगठन रूपी व्यापक आदर्शवाद और भारतीय दर्शन के चेतनात्मक ऊर्ध्व आदर्शवाद का समन्वय करने का प्रयत्न किया है। पदार्थ यानी मैटर और चेतना यानी स्पिरिट को मैंने दो किनारों की तरह माना है, जिनके भीतर जीवन का लोकोत्तर सत्य प्रवाहित एवं विकसित होता है। भविष्य में जब मानव जीवन विद्युत और अणुशक्ति की सबल टांगों पर प्रलय वेग से दौड़ने लगेगा, तब आज के मनुष्य की तर्कों वादों में बिखरी हुई चेतना उनका संचालन करने में किसी तरह भी समर्थ नहीं हो सकेगी। इसलिए सामाजिक जीवन के साथ ही मनुष्य की अंतश्चेतना में भी युगांतर का होना अवश्यम भावी है। अपनी समन्वयशील प्रवृत्ति के कारण ही पंत जी आदर्श और यथार्थ, पदार्थ और चेतना, अंतः और बाह्य, समतल और ऊर्ध्व, मन, संगठन और लोक संगठन, जनतंत्रवाद और अंतश्चेतनावाद, वैयक्तिकता और सामाजिकता, भौतिकता और आध्यात्मिकता, अद्वैतवाद और साम्यवाद तथा पूर्व और पश्चिम सभी को परस्पर एक दूसरे का पूरक मानते हैं। इन सभी के समन्वय से उन्होंने एक नवीन मानवतावाद का स्वप्न देखा है जो विश्व के कल्याण के लिए आवश्यक है। अगला उपशीर्षक है, काव्यादर्श। पंत जी का काव्यादर्श नवीनता का सतत अन्वेषी होते हुए भी रसवाद का विरोधी नहीं है। उनकी कल्पना वैभव से रस की भूमि व्यापक हुई है। पंत जी सुंदर के उपासक हैं। मैं और मेरा परिवेश शीर्षक निबंध में आपने कहा है, सौंदर्य, हाँ सौंदर्य, इसे मैं चिरंतर जीवन मूल्य मानता हूँ। मनुष्यत्व के सभी मूल्य इस शाश्वत मूल्य में समाहित हो सकते हैं और इसके द्वारा अभिव्यक्ति पा सकते हैं। बचपन में सौंदर्य की जो विराट गंभीर भावना मेरे अंतरतम में प्रवेश कर गई थी, उसने आजीवन मेरा साथ नहीं छोड़ा। आपकी मान्यता है कि सुंदर सत्य के माध्यम से शिवत्व में परिणत हो जाता है। आधुनिक कवि की भूमिका में आपने लिखा है, आधुनिक कवि इनकी रचना है, इसकी भूमिका में आपने लिखा है, सत्य शिव में स्वयं निहित है। जिस प्रकार फूल में रूप रंग है, फल में जीवनोपयोगी रस और फूल की परिणति फल में सत्य के नियमों द्वारा होती है, उसी प्रकार सुंदरम की परिणति शिवम में सत्य द्वारा ही होती है। सुंदर के उपासक और अन्वेषी होने के कारण पंत जी ने काव्य के समस्त उपकरणों में सौंदर्य की प्रतिष्ठा की है। आपकी छायावादी एवं परवर्ती कृतियों में सूक्ष्म सुकुमार कलाबोध प्रतिष्ठित हुआ है। आपने उदात्त कल्पना वैभव, सूक्ष्म संवेदनापूर्ण बिंब विधान, स्थूल और सूक्ष्म उपकरणों में उपमेय उपमान संबंध स्थापन, भाषा के लाक्षणिक प्रयोग, नवीन छंद योजना और स्वच्छंद एवं मुक्त स्वर लय झंकृति तथा शब्दों में नवीन अर्थवत्ता के प्रयोग से काव्य को अभूतपूर्व ऐश्वर्य प्रदान किया है। इस ऐश्वर्य को, जो प्रधानतः नवीन सौंदर्य चेतना का परिणाम है, रस दृष्टि से परखने और रस को व्याप्ति देकर उसके अंतर्गत समाविष्ट करने की आवश्यकता है। स्वयं पंत जी ने इन तत्वों को रसात्मक ही माना है। छायावाद पुनर्मूल्यांकन में आपने लिखा है, संक्षेप में छायावादी कलाबोध के लिए कह सकते हैं कि उस युग का नवीन काव्य संचरण जो कि एक नए जीवन मूल्य की खोज में था, वह अपने प्रथम उत्थान में हमें अपनी आदर्शोन्मुखी अभिव्यंजना शैली के अंतर्गत उदात्त कल्पना वैभव, मौलिक सौंदर्यबोध, अंतर्मुखी प्रतिबिंब विधान, वस्तु जगत का भावोन्मुखी सूक्ष्मीकरण तथा भाव संवेदनाओं का वस्तुन्मुखी
स्थूलीकरण, प्रकृति चित्रण तथा लाक्षणिक प्रयोगों द्वारा शब्द शक्ति की संप्रेषणीयता संबंधी समृद्धि तथा नवीन छंदों की उन्मुक्त स्वर लय झंकृति आदि अनेक रमणीय रसात्मक तत्वों को लेकर अभूतपूर्व काव्य ऐश्वर्य के साथ अवतरित हुआ। पंत जी ने छायावाद के प्रथम उत्थान के साथ काव्य को नवीन वैभव से मंडित करने वाले समस्त तत्वों को रमणीय रसात्मक कहकर अपने सूक्ष्म रस संवेदना का ही परिचय दिया है। यह प्रसन्नता का विषय है कि स्वर्गीय डॉक्टर नगेंद्र ने भी छायावाद के साथ रस सृष्टि के पूर्ण सामंजस्य की घोषणा की है। आपने लिखा है, इस प्रकार अभिजात्यवाद और स्वच्छंदतावाद दोनों के साथ रस सिद्धांत का पूर्ण सद्भाव है। वास्तव में उसके प्रकाश में दोनों का अंतर्विरोध मिट जाता है और किसी भी अभिजात्यवादी तथा स्वच्छंदतावादी रचना के साथ पूर्ण न्याय किया जा सकता है। इससे प्रकट है कि पंत जी का काव्यदर्श रस दृष्टि के अनुकूल है। काव्य भाषा के संबंध में पंत जी का मत है कि भाषा को भावानुकूल होना चाहिए। दोनों का सामंजस्य ही वह चित्रराग है जो श्रेष्ठ काव्य का लक्षण है। आधुनिक कवि की भूमिका में आपने लिखा है, भाव और भाषा का सामंजस्य उनका स्वरैक्य ही चित्रराग है। जैसे भाव ही भाषा में घनीभूत हो गए हों, निर्धारिणी की तरह उनकी गति और लय बन गए हों, छुड़ाए ना जा सकते हैं। एक सेकेंड हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आधुनिक कवि की भूमिका में। उनकी गति और रव बन गए हों, छुड़ाए ना जा सकते। पुस्तक में भी रव लिखा हुआ है, ठीक है। उचित शब्द क्या हो सकता है यहाँ पे आप देखिए, एक मिनट हम देख ही लेते हैं। भाव और भाषा का सामंजस्य उनका स्वरैक्य ही चित्रराग है। जैसे भाव ही भाषा में घनीभूत हो गए हों, निर्झरणी की तरह उनकी गति और रव बन गए हों। मेरे हिसाब से वो लय होना चाहिए, छुड़ाए ना जा सकते हों, ठीक है। कला को पंत जी ने जीवन का विरोधी नहीं माना है। कला सौंदर्य का विधान करती है। सौंदर्य जीवन का विरोधी कैसे हो सकता है? कला स्वांतः सुखाय भी होती है और बहुजन हिताय भी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कला के प्रयोजन के संबंध में विचार करते हुए उन्होंने कहा है, इस गरिमामय विराट व्यक्तित्व के शिखर पर खड़े हम देख सकेंगे कि व्यक्ति और समाज, श्रेय और प्रेय, अंतर और बाह्य, स्वांतः और बहुजन, कला और जीवन एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। पंत जी भाव की सूक्ष्मता के साथ शब्द को भी संवेदनशील बनाना चाहते हैं, इसलिए सूक्ष्म संप्रेषणीयता के लिए संगीतात्मक शब्दों का गुम्फन आवश्यक मानते हैं और स्वरों को काव्य संगीत का मूल तंतु मानते हैं। हिंदी काव्य की संगीतात्मक संवेदना को महत्व देते हुए वे ह्रस्व दीर्घ मात्रिक छंद को ही अधिक उपयोगी मानते हैं, चाहे वह बद्ध हो या मुक्त। लय के आधार पर लिखे गए छंदों को पंत जी ह्रस्व दीर्घ मात्रिक मुक्त छंद कहते हैं। लय से भी परे कला और बूढ़ा चांद में प्रयुक्त छंदहीन छंदों में पंत जी स्वर संगति एवं भाव संगति को ही छंद का आधार मानते हैं। इस प्रकार पंत जी का काव्यदर्श उदार एवं व्यापक मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित है और उसमें सूक्ष्म सौंदर्य चेतना को समाविष्ट करने की पूरी चेष्टा की गई है। निबंधकार पंत जी के विषय में जान लेते हैं। गद्यपथ में पंत जी के प्रायः सभी निबंध आ गए। गद्यपथ इनकी एक रचना का नाम है, गद्यपथ, ठीक है। यहाँ पे इसको रेड करना मैं भूल गई हूँ। ये एक रचना है गद्यपथ। इसमें पंत जी के प्रायः सभी निबंध आ गए हैं। इसमें 2 खंड है। प्रथम खंड में पंत जी की प्रकाशित काव्य कृतियों की भूमिकाएं संग्रहित है। ये भूमिकाएं उनके विचारात्मक कोटि में आने वाले निबंध ही हैं। द्वितीय खंड में कुछ निबंध, कुछ भाषण, कुछ संस्मरण, कुछ वार्ताएं हैं। पंत जी ने संस्कृति के संबंध में पर्याप्त विचार किया है। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण सांस्कृतिक ही है। तो अगर हम देखें तो गद्यपथ में 2 खंड है। पहला खंड में उनकी जितनी कविताओं की जो भूमिका है वो यहाँ प्रकाशित है, यानी इसमें संकलित है खंड 1 में, और खंड 2 में जो है उनके निबंध हैं, संस्मरण हैं और आत्मकथा से संबंधित जो स्फुट विचार हैं वो उसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। अगला है, उन्होंने भारतीय संस्कृति क्या है, भाषा और संस्कृति, सांस्कृतिक आंदोलन, सांस्कृतिक चेतना और कला और संस्कृति आदि शीर्षकों से संस्कृति के विविध पक्षों पर विचार किया है। संस्कृति के संबंध में आपके विचार क्रमशः आध्यात्मिक होते गए हैं। आप आध्यात्म चेतना को ही या चेतना के ऊर्ध्व संचरण को ही लोक मांगलिक सांस्कृतिक चेतना मानते हैं और इसी को अपनी कृतियों के माध्यम से मर्मरित करने की चेष्टा करते हैं। यदि मैं कामायनी लिखता, यह भी पंत की एक कृति है। निबंध एक नया प्रयोग है। इसमें एक ही धारा के 2 महाकवियों में से एक ने दूसरे की सर्वश्रेष्ठ कृति को अपने ढंग से आलोचना की है। इस निबंध में, यानी
यदि मैं कहानी लिखता। इस निबंध में प्रसाद जी के जीवन दर्शन की आलोचना करते हुए पंत जी ने लिखा है, श्रद्धा की सहायता से समृद्ध स्थिति प्राप्त कर लेने पर भी मनु लोग जीवन की ओर नहीं लौट आए। आने पर भी शायद वहाँ कुछ न कर सकते। संसार की समस्याओं का यह निदान तो चिर पुरातन पिष्ट पेशित निदान है, किंतु व्याधि कैसे दूर हो? क्या इस प्रकार समस्थिति में पहुंचकर, और वह भी व्यक्तिगत रूप से? कौन पूछे कि व्याधि का जो समाधान पंत जी ने दिया है वह भी कितना व्यवहारिक है। उन्होंने जो मन को उच्चतर सोपानों पर ले जाकर अतिमानस की स्थिति में पहुंचा दिया है, क्या वह व्यक्तिगत नहीं है? क्या संपूर्ण मानवता अतिमानस के स्तर पर पहुंचकर हृदय क्षितिज में नव प्रकाश का संयोजन करके अमृत रस से सिक्त हो सकेगी? यह होने पर भी पंत जी के निबंधों का महत्व इसलिए है कि एक तो वे छायावादी एवं परवर्ती काव्य के सांस्कृतिक पक्ष का उद्घाटन करने वाले हैं, और दूसरे उनके माध्यम से आध्यात्मिक चिंतन की प्रतिष्ठा हुई है। संस्मरण और रेखाचित्र देख लेते हैं। पंत जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, महावीर प्रसाद द्विवेदी और पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन के संस्मरण भी लिखे हैं। इन संस्मरणों में उन्होंने स्मरणीयमान व्यक्तियों के व्यक्तित्व की उन विशेषताओं को अंकित किया है जो उन्हें चुंबकीय आकर्षण प्रदान करती थी। नवीन जी यानी बालकृष्ण शर्मा नवीन के विषय में वे लिखते हैं कि उनके व्यक्तित्व का सबसे प्रमुख रूप मेरी दृष्टि में एक जीवन प्रेमी का रूप था, जिसका यदि एक पक्ष सौंदर्य प्रेम का था तो दूसरा पक्ष उससे भी व्यापक देश प्रेम, समाज प्रेम तथा लोक प्रेम का था। उनके सौंदर्य प्रेम ने उन्हें अधिक संवेदनशील तथा भावुक बनाया, जिसके कारण उनकी प्रवृत्ति साहित्य और मुख्यतः कविता की ओर हुई। इसी प्रकार नेहरू जी के विषय में वे लिखते हैं कि पंडित जी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संत नहीं थे, एक संस्कृत परिष्कृत व्यक्ति थे। वे युग दृष्टा भी थे। उनके विचारों का धरातल उच्च और व्यापक था, और गांधी जी के व्यक्तित्व से उन्हें आस्था की गहनता का भी स्पर्श मिल चुका था। पंडित जी के बारे में सोचने में सदैव ही मन में एक सुखद प्रतिक्रिया होती है। पंत जी ने रेखाचित्र के एक ही दो लिखे। एक सेकेंड। पंत जी ने रेखाचित्र एक ही दो लिखे हैं। ठीक है। 60 वर्ष और अन्य निबंध में, पुस्तक में इसी रूप में आया है ये। पंत जी ने रेखाचित्र एक नहीं दो लिखे हैं, न होना चाहिए बीच में, पुस्तक में भी न नहीं है, एक ही दो लिखे हैं, एक नहीं दो लिखे हैं। 60 वर्ष और अन्य निबंध में उनका एक राजू शीर्षक रेखाचित्र संकलित है। राजू एक बिल्ला था। पंत जी की बहन की एक कलीग ने उन्हें दिया था। उसका रेखांकन करते हुए पंत जी लिखते हैं, राजू एकदम रुई की पूनी सा सफ़ेद था। उसके माथे पर कत्थई रंग का एक धब्बा सुंदर लगता था। पूंछ में भी कत्थई रंग के छल्ले से बने थे। वह शायद सोया हुआ था। मैंने जैसे ही उसे उठाकर छाती से चिपकाया तो वह बिना आंखें खोले ही मेरी बुशर्ट की कॉलर को मुंह में लेकर चूसने लगा। पूछने पर मालूम हुआ कि वह अभी 1.5-2 महीने का है। मन में कहा, उसे ज़रूर अपनी माँ की याद आती होगी। मेरी समस्त ममता उसमें मूर्तिमान हो उठी और मैं अनजाने ही जैसे उसकी माँ बन गया। यह रेखांकन साक्षी है कि यदि पंत जी ने अपने जीवन में आने वाले अन्य व्यक्तियों या प्राणियों का रेखांकन किया होता तो उनके गद्य का एक नया आयाम उभर कर सामने आता। इसमें संदेह नहीं कि सामान्य से सामान्य व्यक्तियों के प्रति भी पंत जी के मन में सहानुभूति और ममता का सहज उद्रेक होता था। ममता का यह उद्रेक ही व्यक्ति या प्राणी विशेष को रेखांकित करने के लिए आधार तत्व बन जाता है। अगला है चेतनानिष्ठ आलोचना। पंत जी काव्य सौंदर्य के सच्चे पारखी और मर्मी थे। सच्चे ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सच्चे पारखी और मर्मी हैं। उन्होंने छायावाद पुनर्मूल्यांकन शीर्षक प्रबंध में छायावाद युग से लेकर अब तक के अनेक कवियों का संक्षिप्त किंतु सूक्ष्म मूल्यांकन किया है। यह मूल्यांकन चेतना के स्तरों और आयामों की दृष्टि से किया गया है। पंत जी की मान्यता है कि मुकुटधर पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, मोहनलाल महतो, उदय शंकर भट्ट, इलाचंद जोशी, सियाराम शरण गुप्त आदि पिछली पीढ़ी के कवि हैं। नरेंद्र शर्मा, दिनकर, बच्चन, अंचल, सुमन, भगवती चरण वर्मा आदि उत्तर छायावाद युग के कवि तथा शमशेर, केदार, गिरजा कुमार माथुर, नागार्जुन, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद, त्रिलोचन आदि वर्तमान पीढ़ी के कवि हैं। ये सभी किसी न किसी रूप में छायावादी काव्य चेतना से प्रभावित हैं। पंत जी का स्पष्ट कथन है, नए मूल्य की
खोज की दृष्टि से मैं प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तथा नई कविता को भी केवल छायावाद अथवा उस युग के नए काव्य संचरण की रूपांतरित विधाएं मानता हूँ, क्योंकि इनमें अभिव्यक्ति जनित समानता तो पाई ही जाती है। इन सभी वादों में एक ऐसा केंद्रीय अंतः संयोजन एवं संगति भी मिलती है जो उन्हें एक ही मानव मूल्य के विभिन्न आयामों के रूप में नवीन अर्थवत्ता तथा सार्थकता प्रदान कर उस एक ही मूल्य के विविध पक्षों को हमारे सामने अभिन्न एकता तथा परिपूर्णता में उपस्थित करती है। पंत जी ने यह निर्णय अपनी चेतनानिष्ठ दृष्टि के आधार पर ही दिया है। आप आदर्शवादी एवं कल्पनाशील छायावादी काव्य में चेतना का ऊर्ध्व संचरण मानते हैं और सामाजिक यथार्थ के स्तर पर लिखे गए काव्य में चेतना का सम संचरण मानते हैं। आधुनिक काव्य का सारा विकास मानव चेतना के किसी न किसी स्तर या बोध को लेकर ही हुआ है। अतः चेतना के संचरण को लक्षित करते हुए कवि पंत सभी में मानव मूल्यों की खोज का केंद्रीय अंतः संयोजन देख लेते हैं और सभी को नए काव्य संचरण की रूपांतरित विधाएं मान लेते हैं। दिनकर के संबंध में निर्णय देने में पंत जी को कुछ कठिनाई अवश्य हुई है, क्योंकि दिनकर में छायावाद का वायवीपन एवं लाक्षणिक भंगिमा दोनों ही नहीं है। अतः सौंदर्य चेतना का सहारा लेकर वे कहते हैं, नए कवियों को नील कुसुम की स्नेहांजलि भेंट करने पर भी उसकी अभिव्यंजना छायावादी सौंदर्य चेतना के श्वेत कमल पर ही आसीन है। आधुनिक काव्य चिंतन का यह विश्लेषण विचारणीय है। पंत जी का यह प्रयत्न ऐसा ही है जैसा ध्वनि के प्रतिष्ठापकों ने अलंकार और रस को भी ध्वनि की सीमाओं में समाविष्ट करने के लिए किया था। भाषा शैली में पंत जी की भाषा शैली में वैविध्य नहीं है, उनके व्यक्तित्व में भी वैविध्य या बहुरंगीपन नहीं है। पंत जी को प्रकृति ने सुकुमार जीवन तत्वों से ही संगठित किया है। वे सुरुचिपूर्ण संस्कृत एवं साधु पुरुष हैं, जो किसी की बुराई करना तो दूर सुनना भी नहीं चाहते, जो सहज भाव से की गई बुराई को भी संस्कारच्युत मानता है, जो शांत और प्रीतिकर जीवन का आकांक्षी है, जो सबके साथ स्नेहपूर्वक रह सकता है, उसमें मन प्रवृत्ति की अनेक दिशाएं एवं भंगिमाएं ढूंढना व्यर्थ है। आपके व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए सुश्री शांति जोशी ने लिखा है, उनका अंतःकरण शांत है और मानस विश्वास से पूर्ण है। उन्हें ध्रुव विश्वास है कि ईश्वर की यह सृष्टि मानवता अपने विकास क्रम में सुंदर से सुंदरतर और सुंदरतर से सुंदरतम की ओर जाएगी, जो वास्तव में भू पर भागवत जीवन की स्थापना है। तात्पर्य यह है कि पंत जी का व्यक्तित्व निरंतर आध्यात्मिक जीवन के स्तरों को ही स्पर्श करता हुआ आगे बढ़ता रहा है, इसलिए सामान्यतः उनकी शैली में भी एक रूपता है। पंत जी की भाषा का स्वर सामान्यतः एक रूप होते हुए भी विषय भेद से मुख्यतः उसके 3 रूप हो जाते हैं: अत्यधिक भावात्मक एवं कल्पनाशील, दूसरा चिंतनपरक एवं विचारात्मक और तीसरा है मध्यवर्ती सामान्य का सहज रूप। किसी काव्य प्रवृत्ति की मूल सौंदर्य चेतना का उद्घाटन करते हुए पंत जी प्रायः काव्यमयी, भावात्मक तथा कल्पनाशील भाषा का प्रयोग करते हैं। युगवाणी की भूमिका में वे लिखते हैं, युगवाणी में अब टेढ़ी मेढ़ी पतली ठूठी टहनियों के वन का दूर तक फैला हुआ वासांसी जीर्णानि यथा विहाय सौंदर्य देखेंगे, जिससे नवप्रभात की सुनहली किरणें बारीक रेशमी जाली की तरह लिपटी हुई हैं, जहाँ ओसों के झरते हुए अश्रु आगत स्वर्णोदय की आभा में हंसते हुए से दिखाई देते हैं, जहाँ शाखा प्रशाखाओं के अंतराल से, जिनमें अब भी कुछ विवर्ण पत्ते अटके हुए हैं, छोटे बड़े तरह तरह के भावनाओं के नीड जाड़ों की ठिठुरती कांपती हुई महानिशा के युगव्यापी त्रास से मुक्त होकर नवीन कोपलों से छनते हुए नवीन आलोक तथा नवीन उष्णता का स्पर्श पाकर फिर से संगीत मुखर होने का प्रयत्न कर रहे हैं। पंत जी जब अपनी मान्यताओं को स्पष्ट करने लगते हैं या काव्य कला एवं संस्कृति के किसी पक्ष पर विचार करने लगते हैं, तो गद्य उनकी शैली संश्लिष्ट वाक्यों के गुंफन से बोझिल हो जाती है। संस्कृति की व्याख्या करते हुए पंत जी लिखते हैं, संस्कृति को मैं मानवीय पदार्थ मानता हूँ, जिसमें हमारे जीवन के सूक्ष्म स्थूल दोनों धरातलों के सत्यों का समावेश तथा हमारे ऊर्ध्व चेतना शिखर का प्रकाश और समतिक जीवन की मानसिक उपत्यकाओं की छायाएं गुंफित हैं। उसके भीतर आध्यात्म, धर्म, नीति से लेकर सामाजिक रूढ़ि रीति तथा व्यवहारों का सौंदर्य भी एक अंतर सामंजस्य ग्रहण कर लेता है। वह न धर्म तथा आध्यात्म की तरह ऊर्ध्व संचरण है, न राजनीति की तरह समतल। वह इन दोनों का मध्यवर्ती पथ है, जिसमें दोनों के पोषक तथा प्राणप्रद तत्वों के बहिरंतर का वैभव मानवीय व्यक्तित्व की गरिमा धारण कर लेता है। कलात्मक और चिंतन प्रधान गद्य से भिन्न मन की सहज स्थिति में संस्मरण एवं वार्ता लिखते समय पंत जी प्रसाद गुणयुक्त प्रवाहमय छोटे छोटे वाक्यों से पूर्ण सामान्य गद्य लिखते हैं। अश्क जी की 91वीं वर्षगांठ पर उनके स्नेही रूप का स्मरण करते हुए पंत जी लिखते हैं, नंगा सिर, घुंघराले तेल से सिक्त बाल, रेशमी कुर्ता, धोती और लंबा छरहरा कद, उनके स्वभाव की मस्ती और आंखों की चमक पर रीझ कर मन ने चुपचाप उनके लिए अपने भीतर स्थान बनने दिया। 2-3 बार नरेंद्र ही घर पर बम्बई में उनसे फिर मुलाकात हुई।
2-3 बार नरेंद्र ही के घर बम्बई में उनसे फिर से मुलाकात हुई और उन्होंने फिल्म वालों के और बम्बई के गवैयों के जो रोचक किस्से सुनाए, उससे उनका उन्मुक्त व्यक्तित्व स्मृतिपट पर अंकित हो गया। पंत जी का यह गद्य उनकी चेतना के संचरण का गद्य है। इसका ऋजु सहज सौंदर्य श्लाघ्य है। शब्दों की नई मर्यादा। पंत जी ने दिव्य भागवत जीवन की अवतारणा के माध्यम से नवीन मानवतावाद की स्थापना करते हुए अपने मंतव्य की व्याख्या के प्रयत्न में बहुत से शब्दों में नई अर्थवत्ता भर दी है, उन्हें नई मर्यादा प्रदान की है। शब्दों में भरे गए नए अर्थों को स्पष्ट करने के लिए प्रायः उन्होंने कोष्टकों में नया अर्थ लिख दिया है। उदाहरण के लिए युग, लोक, जनसंघर्ष, राजनीतिक धरातल, सामाजिक चेतना, संस्कृति, आंतरिक आध्यात्मिक, मन संगठन, संस्कार, भाग्य, भावी, बहिर्मुख, समतल, अंतर्मुखी, ऊर्ध्व, नवीन सामाजिकता, मानवता, स्वप्नक्रांत चांदनी, चेतना, सतरंग, ऐश्वर्य, विकास, रजत शिखर, अंतश्चेतना आदि शब्दों को पंत जी ने नया अर्थ प्रदान किया है। नया अर्थ उन्हें अपनी सूक्ष्म कल्पना एवं उच्चतर मानसिक बोध को वाणी देने के प्रयत्न में विवश होकर देना पड़ा है। इसी प्रकार अंग्रेजी के बहुत से शब्दों के लिए भी उन्होंने हिंदी के शब्द गढ़े हैं या नई अर्थ संगति बढ़ाई है। उन्होंने हिंदी के शब्दों का प्रयोग करके उन्हें समझाने के लिए कोष्ठ में अंग्रेजी शब्दों को रख दिया है। उदाहरण के लिए उपनयन यानी अप्रोच, अधिदर्शन यानी मेटाफिजिक्स, हेतुवाद यानी रैशनलिज्म, जड़चेतन यानी मैटर स्पिरिट आदि शब्दों को प्रस्तुत किया जा सकता है। पंत जी द्वारा प्रदत्त यह नई मर्यादा अर्थ विस्तार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे हिंदी गद्य की अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि हुई है और हिंदी गद्य समृद्ध हुआ है। मूल्यांकन देख लेते हैं हम पंत जी का। पंत जी स्वप्नदर्शी कवि हैं। उनका गद्य एक कवि का गद्य है। भाव, कल्पना और चिंतन के रूप, रंग और रेखा से उनके गद्य का स्वरूप संगठित हुआ है। यदि प्रेमचंद के गद्य में जीवन की सहजता और धरती की गंध है, यदि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के गद्य में अतीत की विराट वस्तु संपदा और वर्तमान जीवन का प्रशस्त प्रवाह है, यदि महादेवी के गद्य में नारी की करुण विवशता है, उसके जागरण का मुखर रव और स्वस्थ मुखर लय होगा, ठीक है, और स्वस्थ जीवन दृष्टि की गंभीर तरलता है। यदि प्रसाद के गद्य में कुसुमोत्सव की वासंती चहल पहल और दर्शन की गरिमा है, तो पंत जी के गद्य में वस्तु की चेतोन्मुखी सूक्ष्मता और सराहना कल्पना की साकार सघनता। एक नाम लिख लेते हैं इसको, साकार नहीं, स्वप्न कल्पना, ठीक है, सूक्ष्मता और स्वप्न कल्पना, ये है स्वप्न, ठीक है। छायावाद ने कविता को ही समृद्ध नहीं किया है, उसने हिंदी गद्य का भी संस्कार किया है। उसे सौंदर्य चेतना को वाणी देने में समर्थ बनाया है। उसे कल्पना के इंद्रधनुषी आभा से आविष्टित किया है और उसे स्निग्ध, मृदु और तरल बनाया है। छायावाद युग के गद्य को अपने व्यक्तित्व की महिमा से मंडित करने वालों में पंत जी अग्रणी हैं। उन्होंने कम लिखा है, लेकिन जो कुछ लिखा है वह अतुलनीय है। उनका गद्य चेतना के संस्कार का गद्य है। उसका वास्तविक मूल्य हिंदी गद्य के पूरे विस्तार को देखते हुए सापेक्षिक आधार पर ही आंका जा सकता है। यदि पंत जी का गद्य हमारे सामने ना होता तो हम छायावादी काव्य में अंतर्निहित चेतना को उसके मूल चारित्व में ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं। तो यहाँ तक था पंत जी से संबंधित तथ्य। इसके बाद के जो रचनाकार हैं वो हैं इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी को हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।